नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने विज्ञान, संस्कृत और इंग्लिश के 30 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और कंप्लीट सेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट नाम से एक मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। आज से हम देखेंगे सेट नंबर 11 के पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है उसके 10 प्रश्न। उसके बाद हम देखेंगे जो शिक्षण कौशल है उसके 10 प्रश्न और लास्ट में बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो कुल 30 प्रश्न देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों से। 71 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 ऑप्शन है, ब्राजील, चीन, यूनाइटेड स्टेट या भारत। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो भारत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है अमरूद के उत्पादन में पहले नंबर पर है। बात करें सीरियल से तो भारत के बाद कौन आता है, तो भारत के बाद जो है वो चीन का नंबर आता है। चीन के बाद केन्या का नंबर आता है। फिर इसी प्रकार थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सीरियल से जो है वो अमरूद उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं उनमें जो है वो आते हैं। भारत में यदि बात करें किस राज्य में सबसे ज्यादा जो अमरूद है उसका उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यह भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 कह रहा है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1998 बिल्कुल सही हो जाएगा। तारीख की बात करें तो 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी जो है उन्होंने इसकी स्थापना जो है वो की थी। और वर्ष 2016 में जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न 73 कह रहा है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई। 4 ऑप्शन है, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। आपको बताना है किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं जो है मुगल वंश का दूसरा शासक था, क्योंकि सबसे पहला शासक बाबर था। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है उसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। मकबरा से काफ़ी बार प्रश्न पूछ जाते हैं, और जो मकबरा इसका दिल्ली में स्थित है इसी को हम मुगल वंश का कब्रिस्तान के नाम से जो है वो जानते हैं, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं 74। कतर जो है निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है। 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कतर की बात करें तो कतर जो है इसकी जो राजधानी है वो दोहा है। हिंदी में नाम आपका दोहा, जिस प्रकार से आप दोहा लिखते हैं वो होता है। इंग्लिश में DOHA जो है वो होता है। कतर की बात करें तो कतर ये पश्चिम एशिया का देश है। यहाँ जो पेट्रोलियम है उसका जो है वो विशाल भंडार है, जिसके लिए जाना भी जाता है। और कतर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था, इसका प्रति व्यक्ति सर्वोच्च उत्सर्जक भी है। कतर में 35.73 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रति व्यक्ति होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 75 की तरफ कि उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। यदि आप BTC से पढ़े हुए हैं तो आपको ध्यान होगा, कंप्यूटर में इस पर बेस्ड एक चैप्टर भी था। तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एजुसेट बिल्कुल सही हो जाएगा। 2004 में इसरो द्वारा GSAT-3 अर्थात एजुसेट जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। और ये भारत का पहला उपग्रह था जो मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्य से ही प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न 76 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 350, 352, 312 या 280। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश अथवा देश के किसी भी भाग की सुरक्षा या शांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण, ये सारी चीजें के कारण
कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो आपातकाल की घोषणा करके देश का जो शासन है वो अपने हाथ में जो है वो ले सकता है। तो आपका अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान के आपातकाल से जो है वो संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक जो है वो नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सार्वजनिक ऋण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस नीति के अनुसार किसी भी देश का मुद्रा प्राधिकारी जो है वो मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसी को हम मौद्रिक नीति के नाम से जो है वो जानते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसका? राज्य का जो आर्थिक विकास है और आर्थिक जो स्थायित्व है वो सुनिश्चित करना। और भारत में यदि सार्वजनिक ऋण की बात करें तो जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था, तो भारत में जो सार्वजनिक ऋण है वो मौद्रिक नीति का घटक जो है वो नहीं होता है, क्योंकि आपका पूछ रहा था इसमें कौन सा नहीं है। इसके अलावा ऊपर वाले प्रश्न में मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता हूं। यहां पर पूछा गया था कि आपातकाल का प्रावधान किसमें है, परंतु यहाँ पर और भी ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको जो बताया उससे आप कंफ्यूजन जो है वो ना हो। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि अनुच्छेद जो 352 है से 360 है वो किस भाग में आता है, तो वो आपके भाग 18 में जो है वो आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद लिखे हैं लगभग एक ही आसपास के जो है वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो 360 है, जब 350 या 352 से 60 की बात हो रही है, तो 360 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। और यदि राष्ट्रीय आपात की बात की जाए तो आपका प्रश्न में पूछा गया था, यानी कि 352। राष्ट्रीय आपात पूछा जाए तो 352, वित्तीय आपात पूछा जाए तो 360, और राष्ट्रपति शासन यदि पूछा जाए तो 365 के द्वारा जो है इसे लागू किया जाता है। और आता किसमें राष्ट्रपति शासन? तो 356 में जो है ये आता है। लागू अलग है और आता अलग है, तो दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 78 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है उस पर ब्रिटेन के संविधान का सर्वाधिक जो है वो प्रभाव है, और ब्रिटेन के संविधान का यदि अनुकरण करें तो भारत में संविधान सारा जो संसदीय शासन है उसकी स्थापना की गई है। जिस प्रकार ब्रिटेन में सारी चीजें होती हैं वही यहाँ भी है, यानी कि हमारे देश में दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो नहीं होता है। अगला देखते हैं प्रश्न 79 कि भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और थोड़ा सा हिंट के तौर पर मैं बताऊं तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आई होप आप समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने सन 1916 में जो है वो की थी, और वैलेंटाइन सिरोल जो है उन्होंने जो अपनी पुस्तक थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, उसमें जो तिलक हैं यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है इनको भारतीय उपद्रव जो है या अशांति का जनक भी जो है वो कहा है। तो वहीं से आपका पूछा गया है ये प्रश्न। एक बार मैं पुस्तक रिपीट कर देता हूं। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में जो है इन्हें उपाधि दी थी, कौन सी? भारतीय उपद्रव या अशांति का जनक। बात करते हैं चलिए अगले और लास्ट प्रश्न की, सोशल साइंस का, क्योंकि 10 प्रश्न ही हमारे आते हैं। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतरिम रेखा कहलाती है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करके जाएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटोस्फेयर ये आपका अंतरिक्ष का वह हिस्सा होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से नियंत्रित होता है, और इलेक्ट्रॉन और जो प्लाज्मा तरंगें होती हैं उनके परस्पर मिलने की ये प्रक्रिया पृथ्वी का जो बाहरी वातावरण है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, इसी में जो है वो होती हैं। तो आपका कह सकते हैं कि पृथ्वी तथा जो बाह्य अंतरिक्ष है उसके बीच जो अंतिम रेखा है वो मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने शिक्षण कौशल के 10 प्रश्नों की तरफ, जो कि 81 से लेकर 90 तक जो है वो आते हैं।
तो 81 प्रश्न आपका कह रहा है कि कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो स्पष्ट आपको दिख रहा है सृजनात्मक क्रियाकलाप यहाँ पर लिखा है। क्रिएटिविटी आधारित जो शिक्षण होता है वो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त आप कह सकते हैं तरीका होता है। अगला प्रश्न 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऊपर हैं, 2 ऑप्शन नीचे हैं। उत्तर की डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, ये दोष में नहीं आता है, क्योंकि आपका पूछ रहा था कौन सा दोष नहीं है, ये आपका दोष नहीं है, जबकि आप इसको एक लाभ के तौर पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे दोनों, या प्रतिभाशाली बच्चे। बात करें उत्तर की तो आपका समस्यात्मक बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के लिए उपचारात्मक जो विधि है उसका यूज किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आप कह सकते हैं बालक की जो समस्या है उसके कारणों का पता लगाकर उसका निदान जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 84 कह रहा है कि एक प्रभावशाली विद्यार्थी डैश है, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक या अपसारी चिंतक। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतक बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार की चिंतन में क्या होता है, समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। अपसारी विज्ञान से शब्द लिया गया है, जिस प्रकार उसमें क्या होती हैं, किरणें फैल जाती हैं अपसारी। अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। उसी प्रकार यहां पर भी है कि व्यक्ति अपनी कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, यही आपका अपसारी चिंतक में जो है वो आता है। गिलफोर्ड की एक फेमस डेफिनेशन भी है इससे रिलेटेड कि सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी जो है वो होता है, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक का ही होता है। ये जो है वो गिलफोर्ड की जो है वो डेफिनेशन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 85 की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता जो है उसकी समस्या सूचित नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता, तो ये सूचित नहीं करता है। 86 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक जो है उसको उचित है कि श्यामपट्ट का वो यूज करे, चर्चा करे, कहानी कहे या प्रश्न पूछे। तो इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्र से यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो छात्र की रुचि भी बनेगी, उत्सुकता भी बनेगी, तो प्रश्न पूछना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और शिक्षक एक बात का अवश्य ध्यान दे कि छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित ही प्रश्न पूछे, यानी कि छात्र को क्या आता है उसको भी ध्यान में जो है वो रखे। 87 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें डैश 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न 88 अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो 4 ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास जो है वो सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न 89 कह रहा है कि बाल केंद्रित जो कक्षा है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के मार्गदर्शन से संबंधित जो शिक्षार्थी हैं उनको अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करना, यही बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो आगे का ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, परंतु ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। लास्ट प्रश्न है आपका शिक्षण कौशल का कि एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और सदैव जो विद्यार्थी हैं उस पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन भी आवर्ती रूप से करते हैं। तो ये विधि है, किस प्रकार की विधि में है, श्रव्य दृश्य शिक्षण है, टोली शिक्षण है, दृश्य शिक्षण है या वैयक्तिक शिक्षण है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी टोली शिक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विधि का जो विकास हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था 1950 से 60 के मध्य।
इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के समूह का निर्माण किया जाता है कि ताकि जो छात्र हैं आपस में जो समायोजन है उसका निर्माण कर सकें और कोई भी जो उनको कार्य की दिया जाए वो आसानी से कर सकें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की तरफ, जो कि लास्ट के 10 प्रश्न होंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं बाल मनोविज्ञान। 91 से 100 तक प्रश्न है। तो 91 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, बिल्कुल सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये तो बिल्कुल गलत है और यही पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं में आ जाएगा। 92 प्रश्न कह रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा इस प्रश्न के विषय में जो है वो सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा बाहरी वातावरण से भी सीखता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। अधिकतर प्रश्न आपके नहीं पर ही आधारित पूछे जाते हैं, तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां पर केवल वर्ड लगा है, सीटेट में अधिकतर प्रश्न ऐसे ऑप्शन आप काट सकते हैं, केवल वाले ऑप्शन वैसे भी आपके जो है वो गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही प्रश्न है। आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो आपको बताना है परवर्ती बाल्यावस्था जो श्रेणी है उसमें कौन सा ये चारों में से सही होगा। होता क्या परवर्ती बाल्यावस्था, वो भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और इसी समय जो स्कूली बच्चों की जो कह सकते हैं एज होती है वो भी होती है। तो मैंने आपको हिंट दे दी और अब आपको बताना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 95 की तरफ कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सामाजिक जो अनुभव है ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार सामाजिक जो अनुभव वाला व्यक्ति होता है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 96 कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो है। तो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं इन्हीं में से सही है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, ये समीपस्थ विकास का जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनके वैयक्तिक विभेद। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन काफ़ी लेंदी है, तो डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न 98 कह रहा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। 4 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पहला है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल गलत। पहिए कुर्सी वाला बच्चे हॉल में जाने के लिए अपनी समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, उन्हें इस प्रकार से बुलाना गलत है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 कह रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है उसको अधिगम नियोग्य नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका गलत है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, ये आपका बिल्कुल हो सकता है क्योंकि उसकी जो क्षमता प्रतिभा है वो ज़्यादा होती है। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये हो सकता है, परंतु आपका ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की कि निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है।
पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक या कोहलर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और ये हमारा इस पार्ट का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद के जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, उसको हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कोहलर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहलर और कोफका इन्हीं का नाम है। तो सीखने का जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो इनके सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा सेट जो है वो कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार सेट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।